नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं जो कि बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, जेआरएफ, नेट, सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पे लाते हैं आप लोग के लिए। तो आज आज हम बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग इज adopted when the capital invested in a project is to be returned in 3 or 4 year। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि कैपिटल बस्टिंग का कौन सा मेथड है जिसे हम यूज करते हैं जब हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसे 3 या 4 साल में वापस पाना हो। तो ऑप्शंस हैं अर्जेंसी मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है पेबैक पीरियड मेथड, पुनर्भुगतान अवधि पद्धति, यह बिल्कुल सही है। पुनर्भुगतान पद्धति वहाँ पे उपयोग किया जाता है जब हमें अपने प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसे 3 या 4 वर्षों के अंतर्गत पाना हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अभी दिए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये होता क्या है, अर्जेंसी मेथड, अपरिहार्य पद्धति क्या होता है कि जब हमें बिना किसी देरी के मशीन को मंगाना हो तो वहाँ पे हम अर्जेंसी मेथड यूज करते हैं। बी देखिए क्या है, पेबैक पीरियड मेथड, जो बता चुके हैं। सी है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड का हम तब उपयोग करते हैं जब हमें अपने प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन रुपए के वर्तमान मूल्य के आधार पर करना हो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को देखना हो तो वहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यूज करते हैं। और डी है हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट पे अधिक रिटर्न है, मतलब हाई रिटर्न किस पर है, तो वहाँ पर हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। साथ ही साथ जान लेते हैं कैपिटल बस्टिंग क्या होता है। तो कैपिटल बस्टिंग क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी अगर परियोजना या प्रोजेक्ट को हम चयन करते हैं या हमें उन्हें लेना होता है तो कई प्रोसेस से होकर हम इसमें जाते हैं। जैसे क्या है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी हम हमारे पास जिसकी आवश्यकता है, जिस प्रोजेक्ट की आवश्यकता है उसका हम पहले सिलेक्शन करते हैं, मतलब कि क्या हमें ये मशीन लाना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से मशीन ऐसे हैं या कौन सी कंपनियां वैसे प्रोजेक्ट को बनाती हैं। तो तब उसके बाद हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन करने के बाद जो बेस्ट होता है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको मोबाइल परचेज करना हो तो भी है क्या है, एक कैपिटल बस्टिंग का एक पार्ट है, एक तरीके से कैपिटल बस्टिंग ही होता है। आप मोबाइल परचेज करते हैं 10,000 रुपीज़ का तो तुरंत ही आप किसी मोबाइल परचेज नहीं करते हैं, आप अपने रिलेटिव से, फैमिली से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, तब जाके आप उसको परचेज करते हैं। तो ये भी क्या है, कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस, ये एक तरीके से कैपिटल बस्टिंग ही है। तो उसी तरह कंपनी में भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला जो है उसमें का जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर 3-4 वर्षों में हमें वापस पाना हो कास्ट तो पेबैक पीरियड मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, शेयर गिव द शेयर होल्डर्स अ राइट टू डिविडेंड्स दैट मे हैव बीन मिस्ड इन द पास्ट। मतलब ये है कि ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको पिछले वर्ष लाभांश नहीं मिल पाया है और उनको अगले वर्ष लाभांश पाने का अधिकार है, मतलब उनको डिविडेंड पाने का राइट है, तो वो कौन से शेयर्स हैं।
तो ऑप्शन क्या दिया है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे आपका जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वैसे शेयर होते हैं जिनका अगर लाभांश बकाया रह गया हो। वैसे क्या है कि प्रेफरेंस शेयर पे एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ हो तो वह रेट भी जिस रेट से बताया गया कि आपको डिविडेंड दिया जाएगा तो उतना भी डिविडेंड वह दे पाने में असमर्थ रहती है कंपनी। तो वो क्या करती है, अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है संचयी पूर्वाधिकार अंश है तो उनका जो भी एरियर्स होगा वह आगे चला जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड का है वह डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अ कंपनी इज विलिंग टू इशू 1,006% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट 6%। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि कंपनी एक इशू करना चाहती है 1,000 शेयर, 6% डिबेंचर है, मतलब उस पर 6% के रेट से इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा जिससे डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है जो क्या है 6%। ठीक, द एक्सपेंसेस ऑन इशू आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 पर डिबेंचर। एक्सपेंसेस क्या है इशू का, 4 रुपीज़ पर डिबेंचर है, मतलब एक डिबेंचर को इशू करने में 4 रुपये का खर्चा आता है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है बिफोर टैक्स के पहले। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे डिबेंचर का प्राइस नहीं दिया हुआ है, यहाँ इसमें प्राइस मिस कर दिया है। तो यहाँ पे डिबेंचर का जो प्राइस होगा वो 100 रुपीज़ होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं 6.05%, 6.66%, 5.01%, 9.8%। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला है इसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स, उसका फार्मूला क्या है, आई इंटू 100 अपान एन पी। ठीक, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट इंटू 100 अपान नेट प्रोसीड्स। आइए देखते हैं नेट प्रोसीड क्या होता है। तो नेट प्रोसीड जो आता है उसमें क्या करते हैं, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशूज, प्लस इसमें यह भी होता है कि यदि डिबेंचर जो है या हमारा जो सिक्योरिटी है अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो प्रीमियम का जो भी अमाउंट होगा उसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा क्या है कि फेस वैल्यू कितना है, हमने बताया अभी कि फेस वैल्यू हमारा कितना है डिबेंचर का 100 रुपीज़ है। ओके, और उसको इशू किया जा रहा है किस पे, 6% डिस्काउंट पे। तो हमारा फेस वैल्यू होगा कितना 100 रुपीज़। डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है 6% डिस्काउंट पे, मतलब 100 का 6%। और क्या माइनस करेंगे, जो हमारा इशूज़ का एक्सपेंसेस है कितना है 4 रुपीज़। तो कर देंगे, आ जाएगा हमारा नेट प्रोसीड्स 90 रुपीज़। अब देखते हैं इंटरेस्ट पेबल कितना होगा। तो उसका डिबेंचर का जो प्राइस होगा कितना है 100 इंटू 6 अपान 100, मतलब इंटरेस्ट पेबल कितना होगा 6 रुपीज़। अब देखिए इसको हम रख देते हैं फार्मूला में, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स आई इंटू 100 अपान एन पी। ठीक, अब इसको रख देते हैं, इंटरेस्ट कितना है 6%, मतलब 6 रुपये इंटरेस्ट हो गया, इंटू 100 अपान नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड कितना है हमारा 90 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना 6.66%। तो यहाँ पे 6.66% यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, आइए एक और चीज़ देख लेते हैं इसके बारे में कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स क्या होगा। मान के चलिए कि जो टैक्स रेट है वो कितना है 40%, 40% टैक्स रेट है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल KDT इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स 6.66%, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 40%। 40% कैसे लिखेंगे,
40/100 तो हो जाएगा 0.40। इसको हम अगर सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 3.99%। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी पूछता है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स, और कभी कभी पूछता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स। ठीक, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे दोनों का हमने आंसर बता दिया है। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा 6.66%। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच डिविडेंड मॉडल रिलेटेड टू इररिलेवेंस मॉडल ऑफ डिविडेंड। मतलब ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये कौन सा डिविडेंड मॉडल है जो इररिलेवेंस मॉडल है, अप्रासंगिक विचारधारा है। अप्रासंगिक विचारधारा क्या होता है कि इसमें डिविडेंड के पर्पज से देखें तो ऐसा कौन सा मॉडल है जो लाभांश नीति के बारे में यह बताता है कि अगर हमारी जो लाभांश नीति है वो कुछ भी रहे, इससे हमारे या कंपनी के फर्म के शेयर के वैल्यू पर या फर्म के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल, इन्होंने जो मॉडल दिया है डिविडेंड का उसमें बताया है कि हमारी जो डिविडेंड पॉलिसी चाहे जो भी रहे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा शेयर के वैल्यू पर। लेकिन वाल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि डिविडेंड का जो हमारा पॉलिसी होता है वह इफेक्ट करता है कंपनी के शेयर के वैल्यू पर। तो वाल्टर और गॉर्डन मॉडल की बात करें तो इन्होंने ये बताया है कि जो डिविडेंड का जो पॉलिसी होता है उसको अपनाने से जो भी उसमें चेंजेस करेंगे उससे हमारे शेयर के प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इनके मॉडल को रिलेवेंस मॉडल ऑफ डिविडेंड कहते हैं, मॉडल वाल्टर और गॉर्डन के। और मोदी गिलानी मिलर मॉडल का क्या कहलाता है, इररिलेवेंस मॉडल। तो यहाँ पे आपका जो चौथे का जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही है, जो कि इररिलेवेंस मॉडल ऑफ डिविडेंड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, कैपिटल लाइक ए प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ कंपनी। मतलब इसमें पूछा है कि वह कौन सा कैपिटल है जो कंपनी के प्रोटेक्टिव वॉल की तरह होता है, मतलब एक सुरक्षात्मक दीवार की तरह होता है। ऑप्शन दिया है डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो उनको प्रॉफिट, और लॉस होता है तो उनको लॉस बियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल लाइक ए प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच इज नॉन बैंकिंग सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऐसा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अल्पकालीन वित्त के स्रोत हैं जो गैर बैंकिंग स्रोत हैं। ऑप्शन क्या है, ओवरड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लाइन ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल पेपर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। कमर्शियल पेपर एक नॉन बैंकिंग सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, जो कि फेमस कंपनीज अपने इशू करती हैं अपने द्वारा। इसको हम सीपीपी नाम से भी जानते हैं, कमर्शियल पेपर शॉर्टकट में सीपी के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये जो तीनों हैं, ओवरड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये सभी बैंकिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। तो यहाँ पे आपका जो छठे का जो आंसर है वह डी हो जाएगा, कमर्शियल पेपर, जो कि एक नॉन बैंकिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आइए देखते हैं कमर्शियल पेपर कब इशू हुआ था इंडिया में, 1990 में। और ये इशू कौन करती हैं, जो फेमस कंपनियां होती हैं। और ये कैसे इशू करती हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस में। ओके, आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 50,000, फाइंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बारे में बताना है, चालू संपत्ति के बारे में बताना है। कार्यशील पूंजी दिया हुआ है 50,000 और चालू अनुपात दिया हुआ है 2:1 का। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे 2:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो करंट एसेट्स है वह 2x है, और हमारा जो करंट लायबिलिटी है वह क्या है, x है। ठीक,
आइए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है फार्मूला इसका, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, वर्किंग कैपिटल की जगह क्वेश्चन में दिया है 50,000 इक्वल टू 2x मान लिए थे करंट एसेट्स, उस मान्य कैसे हैं, इस करंट रेशियो के बेस पे, माइनस एक्स, करंट लायबिलिटी कितना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा 50,000, करंट एसेट्स क्या है 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 50,000, तो आ जाएगा कितना 1,00,000। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब करंट एसेट्स की 1,00,000 हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटरप्राइजेज इज, एक संगठन का या एक फर्म का या एक कंपनी का कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, बिक्री को बढ़ाना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कास्ट, लागत को बढ़ाना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ, स्वामित्व संस्था या स्वामित्व की धन को बढ़ाना, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका सी बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगर संस्था की संपत्ति बढ़ती है तो संस्था अपने गोल को अचीव कर लेगी, लेकिन आपका सेल्स बढ़े, कॉस्ट बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, इससे मतलब नहीं रहता है। मतलब किससे होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ से। ओके, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी, मतलब ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी की स्थिति क्या रहती है, तो स्थिति के में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, व्हेन ऑनरशिप कैपिटल इज लो, जब स्वामित्व पूंजी कम हो, व्हेन डेप्ट कैपिटल इज लो, जब ऋण पूंजी कम हो, व्हेन ऑनरशिप कैपिटल एंड डेप्ट कैपिटल आर इक्वल, जब स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी बराबर हो, और डी ऑप्शन दिया है अब्सेंस ऑफ डेप्ट कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, जब स्वामित्व पूंजी कम हो तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या स्वामित्व पूंजी जब कम रखते हैं तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक सिंबल है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, जब हम स्वामित्व पूंजी को, ऑनर्ड कैपिटल को कम रखते हैं और डेप्ट कैपिटल को ज़्यादा रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि हमारा जो कंट्रोलिंग का काम हो या मैनेजमेंट का काम हो कम ही लोग के हाथ में हो, साथ ही साथ एक इंटरेस्ट फिक्स रेट से हमें बस देना पड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अगला चलते हैं, क्या है आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। लिखा है, हाउ मेनी डेज कैन द कंपनी डू द बाईबैक ऑफ द शेयर अगेन, मतलब क्या है कि कंपनी पुनः अंशों की खरीद कब कर सकती है, मतलब कंपनी ने एक बार बाईबैक ऑफ शेयर का ऑफर दे चुका था, तो अब दूसरी बार कब दे सकती है, तो ऑप्शन क्या है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 18 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल ऑप्शन सही है, आफ्टर 2 ईयर। तो बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी जो इशू किया गया शेयर है वापस पुनः खरीद लेती है अपने शेयर होल्डर से, तो यह कहलाता है बायबैक ऑफ शेयर। ऐसा कंपनी क्यों करती है, ऐसा कंपनी इसलिए करती है कि मैनेजमेंट कम ही लोग के हाथ में हो, कंट्रोलिंग हो, इससे साथ ही साथ इसलिए भी करती है कि ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति से बचा जा सके। ओके, ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में क्या होता है कि जब कंपनी में एक तरीके से फालतू कैपिटल पड़ा हो, मतलब वेस्टेज कैपिटल हो जिसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे कंपनी मानी जाती है कि यह कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में। तो कंपनी जब ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में रहती है, अति पूंजीकरण की स्थिति में, तो वह क्या करती है कि डिबेंचर का रिडम्पशन करना करती है, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करती है, जो लोन ली रहती है उसको वापस करती है। तो इस तरीके का ऑप्शन भी है, साथ ही साथ बायबैक ऑफ शेयर का भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे जो 10th का जो आंसर है वह क्या है, 2 ईयर। अब कंपनी को यदि एक बार उसने कर दिया तो वह 2 साल बाद ही बायबैक ऑफ शेयर का ऑप्शन रख सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी डिफ़िकल्टीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपका दिन शुभ हो।